यहाँ बोल है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय डालडा। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड ओलिविया। ओलिविया, शुक्रिया। एंड आपके दरबार में है सलाम आज जाना, आपके दरबार में काश मेरा भी हो आना, आपके दरबार में काश मेरा भी हो आना, आपके दरबार में आओ मैं बार तैबा और फिर आता रहो, आओ मैं बार तैबा और फिर आता रहो, बस रहे यूं आना जाना, आपके दरबार में बस रहे यूं आना जाना, आपके दरबार में रूह परवर क्यों न होगा जालियों के साए में, रूह परवर क्यों न होगा जालियों के साए में, आपको नाते सुनाना, आपको नाते सुनाना, आपके दरबार में आपको नाते सुनाना, आपके दरबार में। खूबसूरत नात पढ़ी है खुर्रम हबीब साहब, आपको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ भी दी है और अल्लाह ताला आपकी ये काविश को कबूल भी करे। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और रहमतों का जो अशरा है हमसे रुखसत होने जा रहा है। इसके साथ साथ 10 रमज़ानुल मुबारक बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल भी है, तो इस दिन की मुनासबत से उन्हीं के फरमान से शो का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खतीजा ने फरमाया कि औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ होंगी। और नाज़रीन, आज के इस दौर में हज़रत बीबी खतीजा तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। जो किरदार उन्होंने निभाया आज से 1400 साल पहले, मेरा ख्याल कि आज की हर औरत की चाहती है कि उस तरह का किरदार वो इस सोसाइटी में रहते हुए आज निभा सके। मतलब वो कामयाब बिजनेस वुमेन थी, इसके साथ साथ उन्होंने शौहर के साथ जिस तरह वफा की, इस्लाम की हिमायत के लिए, मदद के लिए जो उनसे हो सका उनकी जानिब से किया गया, तो आज उनके किरदार पर हम खास तौर पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब बात हो रही है तो वो कायनात की हस्ती हैं हज़रत खतीजा, जिनको ना सिर्फ पहली ज़ौजा होने का शर्फ भी हासिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, साथ साथ उन ख़वातीन में भी शामिल है, बल्कि पहली वो खातून है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सूरत हाल नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक है कि कराची में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। राशन के असूल के लिए आने वाले 12 अफराद जान से चले गए। इस वाक़े ने कराची समेत मुल्क भर में लोगों को सोगवार कर दिया है। समाजी रहनुमा जफ़र अब्बास साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतना दुख हो रहा है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। रिक्शे वाले को मैंने सुना, 5 बच्चों का वो बाप था और उसने बताया कि ज़ुकात का 2000 लेने के लिए मेरी बीवी गई थी। जब अंदर गया तो बेहोश थी, मैंने रिक्शे में डाला तो रिक्शे का गैस खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर पे जब गया तो पता चला कि इनकी डेथ हो चुकी है। मतलब सितम ज़रीफी की इंतहा है। क्या बिजली के बिलों के साथ ये आटे के थैले घर घर नहीं जा सकते? क्या इनकी कीमत कम नहीं हो सकती? लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है।
देखें, ये तो वो 11 लोग हैं जो 1000 रुपए की लाइन में लग के मर गए। ना कोई FIR कटी, ना कोई कमीशन बना, ना कोई बरतरफ हुआ, ना कोई मुअत्तल हुआ, बल्कि कोई ये भी नहीं बताने वाला कि ये भगदड़ क्यों मची, ये डंडे किसने चलाए। वो जो औरत का इंटरव्यू चल रहा है कि हमें 2 घंटे खड़ा रखने के बाद डंडे मारे गए, फिर भगदड़ मच गई, फिर वो दीवार गिर गई नाले। लाइन तोड़ने पर लाठीचार्ज किया जाता है जफर साहब, आपको पता ही होगा। बात यह है कि क्या अपने पूरी जिंदगी की जायदाद दे रहे थे, 2 अरब रुपए दे रहे थे, जिसके लिए इतना लाठीचार्ज किया गया। 1000 रुपए, 1000 रुपए यानी कि $3, $3.5 के लिए आपने क्या कुछ नहीं हो गया। देखे ना, वहां दीवार गिरी, करंट छोड़ा गया, लोग नाले में गिरे। कल मैं रात में सहरी तो मुझे खबर मिली कि एक बच्चे की लाश अब मिली है 6 घंटे बाद नाले के अंदर से। सोचें, खाने के पैसे लेने आए थे 1000 रुपए के, खाना खा लेंगे घर जाके, घर में लोग भूखे थे। और आप जिसकी बात कर रही हैं रिक्शा ड्राइवर की, मैं अब्बासी में था जब वो उस माँ की मैयत जा रही थी, उसके चेहरे से कपड़ा हट गया हवा से, तो यकीन करें मेरा दिल ही बैठ गया। मैंने कहा 35 साल की औरत अपने 5 बच्चों के लिए 1000 रुपए लेने गई थी, और बच्चे अब खाना तो छोड़ माँ की मैयत का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। और कितनी बड़ी कयामत है। जिम्मेदार किसको करार देंगे आप? सवाल अब यहाँ पे यही उठता है जफर साहब, अब FIR जो कटी है, जफर साहब ये सवाल जरा सुन लीजिएगा। FIR जो कटी है वो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कटी है, लेकिन आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप भी जो हैं ये इस तरह के काम करते हैं। जी जी, कि जितने लोग मरे हैं उतनी FIR कटी हैं? नहीं। ये जो अभी रात तक फिगर बढ़ते जा रहे थे कि 11 से 15 हो गए, 16, कोई बोल रहा है 18, मुख्तलिफ आवाजें आ रही है ना कि अब चूंकि गरीब है इसलिए फिगर तो असल सामने आएगा नहीं। तो क्या जितने लोग मरे हैं इन सबके तरफ से FIR कटी? और दूसरा कि जब ये लोग मर गए तो क्या अब तक फैक्ट्री मालिक ने या इंतजामिया ने इन मरने वालों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, 2-2 करोड़ रुपए का ऐलान किया? जफर साहब इंतजामिया जिम्मेदार है, ये फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है जिसकी वजह से लोग ये लाइन में लग रहे थे, या फिर वो वहां की इंतजामिया जिम्मेदार है जो यहाँ पे पता है कि लाइन में इतने लोग लगे हुए हैं, इनको सही तरीके से हैंडल कैसे करना है, वहां पे आना चाहिए था लोगों को। देखें, मैं फिर बता दूं, अभी तो आपने ये 16 लोगों की लाशें अपनी आंखों से देख ली ना। ये जो लाखों लाशें घरों में बैठी है ना बगैर खाए, जिन्होंने बगैर सहरी के रोजे रखे हैं, लाखों खानदान जिनको नहीं पता अभी रात में अफ्तारी में खाना कैसे होगा। हर घर का मसला है, हर घर का। देखें, मेरी बात को बड़े गौर से समझें। आप लोगों की तनख्वाहें अच्छी होंगी, शायद आप ये दर्द ना समझ सकें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हर घर का मसला है। आप सिंपल सी बात है, 25,000 रुपए तनख्वाह, 40,000 रुपए तनख्वाह है। कोई मेरा मैसेज वजीर आजम तक पहुंचा दे, ये हर घर में मौत हो गई, ये सब लाशें ये जिंदा नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन सब लाशें। जफर साहब ये जो कुछ हो रहा है, नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, कोई इनके बारे में सोचना नहीं चाहता। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, आवाम है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। भूख से मर रहे लोग भाई। आपने वो आटा जो 300 रुपए का 10 किलो था 1900 रुपए का कर दिया है। 10,000 रुपए में 5 थैले आटे के आ रहे हैं, तो बाकी पूरा महीना। जफर साहब आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे हजारों लाखों लोगों को मैनेज कर रहे हैं कि उनके मसाइल का हल क्या निकालना है, किस तरह निकालना है। ये जिस तरह से ये स्कीम लॉन्च कोई हो सकती थी, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये आटा ऐसे दिया जाना कोई अक्लमंदी है कि यहाँ पे बदनज़मी हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं, फिर भी रुक नहीं रहा सिलसिला। फिर कह रहा हूँ, देखें मेरी बात को बड़े गौर से समझें। हमारे कान ये आवाज सुनते थे ना कि भाई कीनू 100 रुपए दर्जन, कीनू 600 रुपए दर्जन, 1000 रुपए की 1.5 दर्जन लाशें। कल सुन लिया सबने या नहीं सुना? बिल्कुल। 1000 रुपए में 1.5 दर्जन लाशें तो नजर आ गई जो देखी हैं। ये जो लाखों सफेद पोश खानदान पाकिस्तान में घरों में बैठे और मुंह पीट रहे हैं कि 300 रुपए लीटर पेट्रोल, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। आटा 1800-1900 रुपए का 10 किलो, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। चीनी 3 गुना महंगी, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 150 रुपए लीटर वाला ऑयल 650 रुपए लीटर ऑयल, तनख्वाह नहीं बढ़ी है। लोगों के घरों में कयामत हो गई है, लोग मर रहे हैं, भूखे हैं। आप क्या अपील करेंगे हुकूमत से? क्या रोक दिया जाए इस सिलसिले को? मैं हुकूमत से अपील करूंगा, अमीर आदमी जो है उसको कोई जरूरत ही नहीं है भाई किसी सब्सिडी की, वो वैसे ही इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनका इलाज बाहर होता है। हुक्मरानों का भी यही सारा मामला है। हुकूमत फौरी तौर पे आटे पे सब्सिडी दे भाई, कि पर बोरा 1500 रुपए हुकूमत देगी, आपको 300 का मिलेगा बाजारों में, दुकानों से अपने मोहल्ले की। चीनी के ऊपर 50% सब्सिडी दे, तेल के ऊपर कम से कम 500 रुपए की सब्सिडी दे कि भाई 150 रुपए लीटर तेल ले लो, जाओ तुम्हारे घर में भी रमजान में खाना बन जाए। इसी तरह पेट्रोल के ऊपर कम से कम 200 रुपए की सब्सिडी दे कि भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले लो।
अगर ये ताउन हुकूमत ने आवाम के साथ कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल नहीं किया तो ये सारी आवाम घरों से बाहर जिस दिन आ गई घर के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि देखें बिजली कटी होगी घर के अंदर, बिल देने के पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी महीनों से, मालिक मकान को किराया नहीं दिया, घर में भूख है, ऑफिस से निकाल दिए गए, पेट्रोल नहीं था जाने का। ये हालात पूरे हुकूमत ने जफर साहब क्या सब्सिडी देनी है? यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान नहीं होता है, आटा जो है वो ऐसा होता है कि खाने के काबिल नहीं होता है। अब ये मुफ्त आटा बांटा जा रहा है, वो मुफ्त आटा कम और मौत ज्यादा बांटी जा रही है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि मुफ्त आटा बांटने के बजाय यही जो आटा 160 रुपए किलो बेच रहे हैं, इसी को 80 रुपए किलो कर दें ताकि आम आदमी तक पहुंच पाए। 80 रुपए किलो कौन खरीदेगा? 800 रुपए का 10 किलो बोरा मेरे भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई। कम से कम 30 रुपए किलो करें जो रेट था, ताकि 300 रुपए का 10 किलो आटा कोई खरीद सके। ये तो अमीर आदमी खरीदेंगे ना 1600 और 800 और 1500 का बोरा 10 किलो का, 50 किलो की बात नहीं हो रही। ये देखिए बात सीधी सिंपल सी, जो डॉलर में कमा रहे हैं, पाउंड यूरो में कमा रहे हैं, शायद उनके लिए ये कोई दर्द ना हो, लेकिन जिसकी तनख्वाह 40,000 है, हमारे माशरे में क्या बोला जाता है कि जी बैंक में ऑपरेशन मैनेजर है इनके वालिद साहब, कितनी तनख्वाह है? 55,000 रुपए तनख्वाह है। उस 55,000 की औकात ये है कि 5 तारीख को खत्म हो जाती है, लोग तकरीबात में नहीं जा रहे। क्या आपके कान आज ये आवाज सुन रहे हैं कि आज फला के घर में रोजा कुशाई है, फला के घर में रोजा कुशाई है? सुन रहे हैं? क्या आपकी आंखें मंजर देख रही हैं? एक दूसरे के घरों में अफ्तारियां लोग देते दे रहे हैं। आज खत्म पूरा निजाम खत्म। लेकिन जफर साहब, इस सारी सूरत हाल में जो भी फैक्ट्री मालिकान थे या जिनकी जगह पर पानी खड़ा हुआ है, करंट उसमें छोड़ दिया गया, लाठीचार्ज हुआ, उनको बरी जुबानी किया जा सकता, उनको भी सजा दी जाए ताकि पता चले। पैसे वाले क्यों नहीं अब तक कोई कमीशन अनाउंस हुआ? क्यों अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? भाई किसी मैनेजर को, नौकर चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया, ये कौन सा कमाल है? बात गरीब की जिंदगी है। बस स्टाफ को देना चाहते थे 2000 रुपए, उनके अकाउंटों में डाल देते, इजी पैसा से डाल देते। मेरे ख्याल में 1000 रुपए डालने का खर्चा इजी पैसा का उससे ज्यादा हो जाता। ओ भाई, लोगों के साथ हो क्या? $3 के लिए आप बुला के लाइन में लगवा रहे हो लोगों को बाहर, $3। मतलब कोई गरीब की जिंदगी है, कोड़ियों के बावी बिक रही है। अब क्या किया जाए, अब इसका भी कोई हल हमें नजर नहीं आता। लेकिन एक और चीज जो आप कर रहे थे, वो फ्रूट बाइकॉट मुहिम का आपने आगाज किया था, उस हवाले से बताइएगा, उसका क्या नतीजा निकला है और आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, फूड बाइकआउट का नतीजा ये निकला है कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी रेट लिस्ट से आधे पैसों पे फ्रूट आ गए। कहीं 60 रुपए किलो की आवाज सुनने में आ रही है खरबूजे की, और कहीं 40 रुपए किलो सुनने की आ रही है। तो पहली रमजान को 300 रुपए किलो क्यों बिक रहा था? केला कहीं बिक रहा है 100 रुपए दर्जन, कहीं 150 रुपए दर्जन, सरकारी लिस्ट से 50 रुपए कम। तो पहली रमजान को 600 रुपए दर्जन क्यों बिक रहा था? आगे मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा देखिए, आवाम ने साथ दिया, पाकिस्तानी आवाम ने, तुम्हें सस्ते फल मिल गए, तुम्हारे घरों में आ गए। तुम तेल, पकोड़ा, बेसन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तुम्हारे बच्चे फल और खजूर खा लेंगे, तुम भी खुश हो जाओगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बाबा हम पूरे दिन भूखे रहे, हमने फल खा लिए। अभी मेरा प्लान सीधा सीधा है। ये आ गई अगली माफिया। इस माफिया का नाम है भाई लैब माफिया। सीधी सीधी कहानी है। ये जो सीबीसी का टेस्ट है उसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, 750 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? ये जो ग्लूकोज का टेस्ट होता है खून का, इसकी कॉस्ट 10 रुपए, तो इसके 550 और 350 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? सही बात है। जो क्रिएटिनाइन का टेस्ट होता है इसकी कॉस्ट 20 रुपए है, तो इसके 950 और 700 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? ये जो आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है इसकी कॉस्ट है 350 से 500 रुपए, इसके 2750 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो एक नॉर्मल टेस्ट है एक इंसान के जिसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 1370 रुपए, इसके 15,600 रुपए। अब ये पूछना किससे है और जवाब देने के लिए कौन तैयार होगा? बात यह है कि हुकूमत से आप पूछ नहीं सकते, पूछते भी हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखें हमने क्या करना था, अब हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हमने दुनिया की सबसे जदीद तरीन रोबोटिक टेस्ट लैब प्लांट 8 अरब रुपए का नुमाइश चौरंगी में जगह लेके उतार दिया है। ओके। सबके टेस्ट कराची सिंध वालों के फ्री में होंगे, खून के टेस्ट कोई 1 रुपया नहीं देगा। सही है, 80,000 रुपए का टेस्ट था, आप फ्री में करा लें। आपके बच्चे का कैंसर का टेस्ट है, फ्री में करा लें। आपकी माँ का टेस्ट है हेपेटाइटिस का, फ्री में। अब क्या मसला आएगा? अब मसला आएगा ये जो डॉक्टर माफिया थी, अच्छे डॉक्टर भी होंगे। जफर साहब आप कब तक करेंगे? आप कब तक करेंगे? कितना करेंगे? सोचना तो हुक्मरानों को चाहिए, उनको कौन जगाएगा? जब तक मैं जिंदा हूं इन माफियाज का मुकाबला करूंगा। जब तक पाकिस्तानी मेरा साथ देंगे, अपने बकिया पाकिस्तानियों का साथ देंगे। कितने लोग मर जाते हैं टेस्ट कराए बगैर? बिल्कुल। कितने जफर साहब, ये जो आपने लैब की बात की है, यहाँ पे हर कोई टेस्ट करवा सकता है? कार्ड देखते हैं या फिर बिना किसी शनाख्त के आप कहते हैं कि आप आएं और टेस्ट करवा लें? कैसा प्रोसेस होता है इसका? देखें, वही शख्स आएगा ना जो गरीब होगा। अभी लैब का इफ्तिताह होने में 10 दिन रह गए, 12 दिन। तो इस वक्त भी लैब के बाहर सैकड़ों लोग खून की ट्यूबें पेपर में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लगाए खड़े हैं।
कि यार हमारे पास 90,000 रुपए नहीं है, हम उनको बता रहे हैं बस सिर्फ इसकी AC स्प्लिट लग रहा है, प्लांट लग चुका है, हर चीज हो गई, ट्रायल हो चुका है। अभी एक बड़ा मसला हमें फेस करना है, माफिया सामने आएंगे जो डॉक्टर लिख के देते हैं ना पर्चे के ऊपर कि भाई आपका ये है, ये फला जगह से होगा, आपने ये लैब टेस्ट जो है फला लेबोरेटरी से ही कराना है तो मैं मानूंगा, क्योंकि वो लेबोरेटरी उनको देती है 50% कैशबैक। सही तो हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ये जफर साहब ना सिर्फ लैब्स का बल्कि कुछ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस भी ऐसी होती हैं कि ये मेरे ही मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। इस पर आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन जो कुछ जफर साहब कल हुआ है उस पर यकीन माने कि दुनिया भर में हमारा मजाक बना है, हमारी कौम भिखारी कहलाई है, और जितनी सितम जरीफी कल देखी गई है मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जफर इकबाल साहब, अब हल क्या है? अब आपकी नजर में जो इस वक्त साहिब इक्तदार लोग हैं उनके पास इसका हल मौजूद है और वो निकाल नहीं रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि अगर आपको उनकी जगह पर बिठाया जाए, या आप खुद को इरादा रखते हैं कि आप हुकूमती किसी सतह पर आए, आप भी इमरान खान बने और आप भी एक पोस्ट पर आए और इन मसाइल का हल करें, क्या ऐसा हो सकता है? देखें, इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हैं, सिर्फ एक काम कर सकती है पूरी कौम, वो है दुआ करे हाथ उठा के, बस आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ दुआ करे, अल्लाह ताला से दुआ करे कि ये जो इस वक्त जो हालात हैं लोगों के, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपके टीवी पे 16 लोगों के मरने की, 18 लोगों के मरने की खबर चल रही है। यकीन जानिए लाखों खानदान, लाखों शौहर अपने बच्चों से, अपनी बीवी से नजर नहीं मिला पा रहे, लाखों बाप अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पा रहे। बच्चे कैसे शिकायत करें, पापा सबके घरों में तो अफ्तार बन रहा है, बिल्कुल पापा सबके घरों में तो खाना खाया जाएगा, हम खाली पानी से अफ्तार करेंगे, वो भी हमें पानी जो कराची में मिलता है गटर वाला। सही बात है। मतलब आप इस दर्द को समझे, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा। ये जो लाइन में लग जाते हैं इनका हौसला है भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर से बाहर कदम निकालेंगे उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे कई हैं जफर साहब जो कि लाइन में लगे हुए थे, खड़े खड़े उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा, और फी कस जो ऐलान किया गया 5 लाख रुपए, क्या है आज के दौर में 5 लाख रुपया है? गरीब आदमी ना कारोबार शुरू कर सकता है, मेरा ख्याल है मुश्किल से उसका 2 महीने निकल जाएंगे, 2-3 महीने। जफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो वो तो गरीब लोग हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं, जो सफेद पोश लोग हैं वो कहां पे जाएं, जो कि लाइन में खड़े नहीं हो सकते, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। बहुत शुक्रिया आपका जफर अब्बास साहब, आपने इस मसले का हल सिर्फ दुआ निकाला है कि दुआ की जाए कि खुदारा को हिदायत दे और वो कुछ ना कुछ करें गरीबों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ खुर्रम हबीब नाथवा भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनकी मौजूदगी का मजीद फायदा उठाया जाए। हमें एक ब्रेक लेने का भी कामरान कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक पर जाते हुए कलाम सुनते हुए जाते हैं ब्रेक पर। या नबी आप जो आए तो करारा जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। या नबी आप जो आए तो करारा जाए, है यही आरज़ू सरकार है दो आलम मेरी, है यही आरज़ू सरकार दो आलम मेरी, ऐसी की नात लिखूं आपको प्यारा जाए, ऐसी की नात लिखूं आपको प्यारा जाए। या नबी आप जो आए तो करारा जाए, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, हुस्न सरकार के आगे लगे फीका फीका, करके ये चांद बिगड़ 16 सिंगारा जाए, करके ये चांद बिगड़ 16 सिंगारा जाए। और क्या चाहिए यामीन अगर से में, और क्या चाहिए यामीन अगर से में, आपके नक्शे कफ़े।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है कामरान हीरो पाकिस्तानी से मुलाकात का, जिसमें कि आज हमारी मेहमान है हिना खान, जो अभी हाल ही में ईरान से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस आई। बिल्कुल, और ईरान में होने वाले दी फर्स्ट इंटरनेशनल नौरोज गेम्स फॉर वुमेन में हिना ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की तरफ से 68 किलोग्राम कैटेगरी में ब्राउन मेडल जीत लिया है। हिना खान का ताल्लुक पंजाब के इलाके गुजर खान से है और इनका मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ और उन्होंने फतह हासिल की। इसके अलावा भी हिना खान पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन भी हैं और पाकिस्तान आर्मी टीम से खेलती रही हैं। तो हिना खान से मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया हिना आपके वक्त का। हिना, सबसे पहले बताइएगा शौक कैसे पैदा हुआ और अभी जो आप हालिया टूर्नामेंट में ब्राउन मेडल जीत कर आ रही हैं, फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक मेरा इस तरह से शुरू हुआ कि मेरे जो फादर हैं, जो मेरे वालिद हैं, वो पहले गेम करते थे, क्यूकिशन गेम करते थे। तो उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली गेम में, क्योंकि क्यूकिशन गेम एक डेंजरस गेम है, उसमें नॉकआउट सिस्टम था। तो फिर इसी वजह से उनको इस गेम में इतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरी 2 बेटियां हों जिनको मैं स्पोर्ट कराटे करवाऊं। तो फिर मैं वहाँ से मेरा कराटे का सफर स्टार्ट हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 बहनें हैं भी और हम लोग कराटे कर रही हैं। तो है ना, अभी नौरोज जो गेम्स फॉर विमेन है, इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कैसे आप यहाँ तक पहुँची और कैसा फील हुआ जब आप वहाँ पर जीती? नौरोज गेम में हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हमारा 7 से 8 दिन का टूर था और इसमें तमाम एशिया के 20 ममालिक आए हुए थे, जिसमें से कराटे में 12 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से ईरान, इराक, अर्जेंटीना जैसे एशिया के ममालिक थे। और मेरी फर्स्ट फाइट अफगानिस्तान के साथ आई थी, जिसे मैंने अफगानिस्तान को बीट किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है ना। अब ये जो कराटे का खेल है, अब ये यूजुअली मर्दों से एसोसिएट किया जाता है और खासतौर पर हमारी सोसाइटी भी थोड़ी, मुझे लगता है कि तंग नजर है। तो पेरेंट्स की इस चीज में आपको सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो आपका बेसिक जो सपोर्ट करने वाले फादर थे, फैमिली वालों ने कैसा रिस्पांस किया आपके इस कराटे को बतौर स्पोर्ट ज्वाइन करने का? फैमिली से तो मुझे कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, तो उन्होंने वही मुझे इस फील्ड में लाने वाले थे। तो फैमिली से मुझे कोई इतना इशू नहीं आया। पर सोसाइटी और हमारा मुआशरा, जब मैं क्लब जाती थी बाबा के साथ बाइक पे बैठ के, मैं जब क्लब जाती थी तो सब पीछे मुझे बोलते थे, ये देखो अपनी बेटी को क्लब लेके जा रहा है, गेम सिखा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये वही लोग देखते हैं, पाकिस्तान कलर में मुझे देखते हैं और फिर वही लोग आते हैं और घर में मुबारकबाद भी बिल्कुल देते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ बातें बनाते हैं करता देख के। बिल्कुल। अच्छा है ना, मुझे ये बताएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने का इरादा रखती हैं आप? इंशाल्लाह अब हमें नेशनल गेम्स आ रही हैं जो पाकिस्तान में होंगी, उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी। उसके बाद एशियन गेम्स आ रही हैं चाइना में, इंशाल्लाह हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग आप कितनी देर करती हैं? कोई डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है? स्टडीज का भी बताएं कि किस तरह मैनेज कर रही हैं? स्टडी में एमएससी कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर है अभी। कुछ दिन बाद मेरे उसके एग्जाम्स भी हैं और ट्रेनिंग मैं सुबह 2 घंटे करती हूँ, जिम जाती हूँ और भी रमज़ान है, थोड़ी रूटीन ख़राब हुई है। और उसके बाद शाम को मैं गुजरहान में अकबर ज्ञानी प्लाजा, वहाँ पे हमारा क्लब है जिसको मैं खुद रन भी कर रही हूँ। तो फिर मैं 1.5 घंटा 1 घंटा वहाँ पे अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा हिना भाई, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सी खवातीन भी इस वक्त देख रही हैं हमारा प्रोग्राम और आपको भी देख रही हो, इंप्रेस भी हो रही होंगी। क्या मैसेज देंगी उनको आप, अगर वो भी कराटे में इंटरेस्टेड हैं और आगे बतौर प्रोफेशन या फिर बतौर स्पोर्ट इसको ज्वाइन करना चाहती हैं, कराटे में आगे आना चाहती हैं, उनको कैसे शुरू करना चाहिए? मैं सब खवातीन को ये मैसेज दूंगी कि कराटे एक सेल्फ डिफेंस भी है। जिस मुहाशरे में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उससे कराटे ये नहीं कि आप टॉप पे चले जाएं, आप पाकिस्तान के लिए मेडल ना भी लेके आए तो एटलीस्ट एक लड़की खुद अकेली सफर कर सकेगी, सेल्फ डिफेंस सीख लेगी कराटे से। तो सब खवातीन को कराटे में या मार्शल आर्ट की किसी आप इसी तरह चमकती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। भी आपका अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे और बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा।
बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी। बोल के जायके में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं मौजूद हूँ शेफ जुबैर के साथ, जो कि आज सफ़ेद रंग की कड़कती शलवार कमीज में बिल्कुल तैयार खड़े हैं और आज हमें बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, हमें बना के खिलाने वाले हैं। तो बता दें भी आज आप क्या बना रहे हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का बस आज मेरे दिल कर रहा था कि मैं जुम्मतुल विदा सेलिब्रेट कर लूँ, लेकिन वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे, तो मैंने इसलिए वाइट ड्रेस जो है वो आज वेयर कर लिया। बस नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अब मुझे ये बताएं क्या बना क्या रहे हैं? अच्छा, आज थोड़ी सी हम हमेशा से कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट रेसिपी शेयर करूं। एक तो हम कनौर से आज आप लोग को शेयर कर रहे हैं कोरियन फ्राइड चिकन, जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में आप तमाम लोग खा रहे होते हैं, तो उसको आप घर पे कैसे बनाएं और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और कनौर जनाब चिकन आजकल के दौर में इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी चिकन खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ऐसे में जनाब ये 70 रुपए का क्यूब है और अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे दुकान से तो वहाँ ऑफर भी होगी, तो आप ये सस्ते में चिकन का बेहतरीन जायका अपनी डिशेस में आपको मिल सकता है। तो आप कनौर को ट्राई कीजिए, ज़बरदस्त है ये चिकन की, क्या ज़बरदस्ती वो टेस्ट आता है, खुशबू आती है अगर आप इसका एक क्यूब डाल लें, जो कि पुलाव में भी मौजूद है और दीगर भी इसकी बहुत सारे वैरायटी है। साथ साथ कनौर के सॉसेस के भी अच्छे खासे रेंज है, चिली गार्लिक केचप और साथ साथ हरी चटनी, फिर उसके साथ बारबेक्यू सॉस और बिल्कुल। अच्छा, आज हम बना रहे हैं पिज्ज़ा फ्राइज। और अच्छा, आपने पहली डिश कर लिया? मुझे पिज्ज़ा फ्राइज बहुत पसंद है इसलिए मुझे बात चाहिए। अच्छा, फ्राइज यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं हमारे, तो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास शॉर्ट होता है, तो उसमें हमें रैप अप करना पड़ता है। अच्छा, पहली जो रेसिपी है आज की जो पहली रेसिपी है कनौर का जो कोरियन फ्राइड चिकन आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये चिकन है। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने पहले से जो है वो थोड़ा सा स्टीम करके रखा हुआ है। स्किन वाली चिकन आप लोगों ने हाफ़ kg लेना है और उसके साथ साथ जो है इसमें नमक, पेपरिका, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जो है कनौर का चिकन क्यूब आपने वो शामिल करना है और साथ में काली मिर्चों का शामिल करना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप इस विंग्स को जो है अच्छी तरह से स्टीम कर लीजिएगा। स्टीम करने के बाद जो है आपने इसको ठंडा करना है। इसमें फिर मैंने सडन जो है थोड़ा सा मैदा शामिल किया है। सही, ठीक है, 2 से 3 खाने अच्छा, के चमचा। ये आज जनाब ये हमारा सारा जो किचन है, ये रेसिपीज कनौर स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल, तो लिहाजा आपको ये बता दें कि ये चिकन भी जनाब आपके सामने है, कोरियन फ्राइड चिकन बन रही है और कनौर के क्यूब्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम इन रेसिपी में यूज़ भी करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें क्यों बोल दिया ना? जी जनाब, इस वक्त हमारी जो फ्राइज हैं वो फ्राई हो रही हैं, चिकन भी फ्राई हो रहा है और अनडाउटेडली जो हमारा कुकिंग ऑयल है, जहां ममता वहां डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। तकरीबन 80 सालों से भी ज़ायद ये माओ का एतमाद है, कैसे कामयाब ब्रांड बनाता है क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो डालडा में इस वक्त हमारे फ्राइज भी फ्राई हो रहे हैं और चिकन भी फ्राई हो रहा है और अब सॉस दूसरी तरफ जो है हम कोरियन सॉस तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ ये कनौर का चिली गार्लिक केचप, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये मेरे पास है चिली सॉस, तकरीबन 2 से 3 खाने का चमचा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो उसके साथ साथ ये मेरे पास है डार्क सोया सॉस, नॉर्मली सोया सॉस आता है तो उसके साथ डार्क सोया सॉस भी अवेलेबल है, वो भी आप मार्केट में खरीद सकते हैं। तो ये जाएगा पूरा इसमें जनाब, और इसको अब हम कर देंगे एक साइड पे। और इसी के साथ साथ जो है ये मेरे पास नॉर्मल सोया सॉस है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 खाने का चमचा, और ये आ गया। और इसको भी हम एक तरफ कर देते हैं। और ये मेरे पास है फ्रेश ऑरिगानो, ठीक है, ये हम शामिल कर रहे हैं, ये मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया इस पर। और इसी के साथ साथ ये है मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर, अच्छा फ्रेश हमने जो है वो पीस के रखा हुआ था तो इसका अरोमा ही अलग है। और इसके साथ साथ ये हम थोड़ा सा शामिल करेंगे
थोड़ा सा सॉल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कोरियन फ्राइड चिकन का जो टेस्ट होता है, यानी कि जब आप इसको फ्राई करने के बाद सॉस में ऐड करेंगे तो थोड़ा सा स्वीट एंड सावर इसका टेस्ट होता है, क्योंकि कनौर का जो चिली गार्लिक केचप है मिठास में भी बड़ा अच्छा है बिल्कुल, और साथ साथ थोड़ी सी जो है खटास भी है इसमें। और ये जो हमारे पैन्स हैं इनके बारे में भी हमें बता देना चाहिए, शेफ मैजेस्टिक के ये पैन्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, और बड़ा जल्दी से क्विकली खाना बनता है। किचन हमारा पूरा फर्टाइल का है क्योंकि इनके हाई क्वालिटी किचन अप्लायंसेस हैं और बेस्ट अप्लायंसेस है किचन में पाकिस्तान में, और उस पर आज ये जल्दी जल्दी से हमारी रेसिपीज रेडी हो रही हैं। कोरियन सॉस इस वक्त इन प्रोसेस है, हमारे जो ये फ्राइज हैं वो भी इस वक्त फ्राई हो रहे हैं, और चिकन को पलटना नहीं है, बिल्कुल पलटना है, बिल्कुल पलटना है। मैं इसको ज़रा पलट लेता हूँ, एक तरफ चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसकी जो है कोटिंग प्रॉपर करके पहले से ही जो है वो रख लिया था, ये देखें इसका। अच्छा, ये बता दें कि कोटिंग किस चीज़ की है आपने? कोटिंग सिंपल मैदा है, स्किन वाली चिकन है, ½ kg, उसमें नमक, काले मिर्च, पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, उसके साथ थोड़ा सा आप गार्लिक पाउडर, अदरक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप स्टीम कर लें, स्टीम करने के बाद आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आप इसमें 3 से 4 चमचा खाने का मैदे का शामिल करना है और आपको इस तरह से फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद सीधा आ जाएगा सॉस के अंदर। हाँ, और ये बड़ी कुछ चटपटी सी रेसिपी है, और उनके ये सॉस है बड़ी चटपटी है। ये है वाइट तिल, जो कि इस कोरियन फ्राइड चिकन को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, आपको थोड़ी सी मिठास और पसंद है तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें शुगर ऐड कर लें, ब्राउन शुगर ऐड कर लें, या फिर आप हनी ऐड कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब आप देखें विंग्स जो है प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं और सॉस भी अच्छा सा जो है ये तैयार हो गया। ये देखें, लुक एट दिस, सॉस का आप कलर देखें और कितना अच्छा। अक्सर हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं कैसे ये खाना बनता होगा, हम तो घर पे बना नहीं सकते, लेकिन यकीन करें अगर आप ट्राई करें तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कितनी जल्दी से क्विकली सॉस बन गई है, बहुत आसान सी रेसिपीज हैं और घर में हर चीज़ पॉसिबल है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जिंगर खा रहे होते हैं, ब्रोस्ट खा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हाँ, ये अच्छा, अब ये आप देखें सहरिशी में जो विंग्स थे ये प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। अगर हमारे कैमरे थोड़ा सा दिखा सकें तो ये प्रॉपर कनौर का जो है कोरियन फ्राइड चिकन प्रॉपर तैयार हो गया। आप ये देखें कि चिकन को हाफ डन करने का कितना बेनिफिट हुआ कि 5 मिनट के अंदर आपने कोरियन फ्राइड चिकन जो है वो तैयार कर दिया। अच्छा, और कनौर तो वैसे भी हमारे घरों में इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल है कि बच्चे कनौर के नूडल्स इतना पसंद करते हैं। फिर कनौर के जो क्यूब्स हैं वो हर तरह की डिश में इस्तेमाल हो सकते हैं, भले दाल हो, भले पुलाव हो, भले बिरयानी, कोरमा, सब्जी कुछ भी हो। हम चिकन के टेस्ट के लिए वो भी सस्ते में अगर चाहेंगे कि वो हमारे खानों में आ जाए तो कनौर के क्यूब्स की क्या ही बात है, जिसका शेफ जुबैर भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी जो पिज़्ज़ा फ्राइज हैं वो भी इन प्रोसेस हैं और ये हमारी डिश बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी है। फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। अब पिज़्ज़ा फ्राइज के लिए मैंने यहाँ पे फ्राइज ऑलरेडी जो है, आप इसमें इसको निकाल के बाकी के सॉस पर पोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं इस तरह से इसको निकाल रहा हूँ, ये देखें, और इस तरह से इसको हम रखेंगे जो इसका एक एंगल होता है। उसके बाद आखिर में भी आपने सॉस शामिल कर लेना, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये कोरियन सॉस हम बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, यानी प्रिजर्व की जा सकती है। प्रिजर्व की जाती है। मेक श्योर आपका जो जार हो एक तो वो सब साफ़ हो, साथ में आप एंड में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर देंगे तो वो लॉन्ग टाइम स्टे कर जाएगा आपका सॉस, ठीक है। तो ये कनौर का जो है इंतहाई चटपटा सा ये मैं लुक है थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से मैं यूँ शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें आप, ज़बरदस्त जी। और आखिर में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है हरी प्याज और ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा साइड पे आ जाएगा और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और आखिर में जो है वो वाइट सेसमी सीड जो कि सफ़ेद तिल है वो भी मैं शामिल कर लेता हूँ। सही, ठीक है, ये आ गया इस तरह से, वेरी नाइस। और ये कोरियन फ्राइड चिकन हो गया रेडी। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ ताकि हमारे कैमरा मैन इसको दिखा सकें। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ इस तरह से। ये लीजिए जी, कोरियन फ्राइड चिकन झटपट हमने 5 से 7 मिनट में तैयार कर दिया। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ की तरफ, और फ्राइज़ हमारा ऑलरेडी डन है तो इसको मैं एक बोल में निकाल लेता हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए आपको क्या करना है, मैंने ओवन जो है फोर्टाइल का ऑलरेडी प्री हीट करके रखा हुआ है। और फोर्टाइल की यही बड़ी ख़ास बात है कि अगर आपको क्विक कुछ भी बेक करना है तो उसको आप सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले आप इसको जो है प्री हीट कर लें और वो हो भी जाता है। सही जनाब। और फोर्टाइल के किचन की जैसे कि बात की है शेफ जुबैर ने, तो जनाब
यहाँ पर जितनी भी अप्लाइंसेज हैं फोटाइल की वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप ये स्टोव को देख सकते हैं, ये कितना मजबूत लग रहा है। और ये लोग जनाब कमिटमेंट करते हैं लोगों के साथ हाई क्वालिटी अप्लाइंसेस की, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी अप्लाइंसेस बेस्ट अप्लाइंसेस हैं किचन की पाकिस्तान में। आप अगर चाहते हैं, आपने घर बनवाया है या बनवाने का इरादा रखते हैं, तो आप इन अप्लाइंसेस को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत सेटिस्फाई होंगे, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। अच्छा, ये पहले मैंने थोड़ा सा कनौर का ये फॉइल का, और ये भी थोड़ा सा बता दें हम कि शेफ मैजेस्टिक के ये पैन्स हैं जिनमें देखें फ्राइज कितने क्विकली इन्होंने फ्राई किए। और ये सीक्रेट है जनाब फास्ट कुकिंग के पीछे, वो है शेफ मैजेस्टिक के एल्यूमिनियम कुक वेयर्स। इनमें जल्दी से खाना बनता है और चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, और आप फ्री हो जाते हैं खाना बना के। जनाब खाना हमारा बिल्कुल रेडी है और अभी हमारे फ्राइज फ्राई हो चुके हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, फ्राइज फ्राई हो गए और कोशिश करना है पिज़्ज़ा फ्राइज जब आप बनाएं तो उसको आपने फॉइल की जो है ना, ठीक है, प्लेटर्स के अंदर बनाना है। तो ये इसमें मैंने कनौर का शामिल किया, चिली गार्लिक केचप, थोड़ा सा चॉप प्याज शामिल किया है, शिमला मिर्च का शामिल किया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये मेरे पास है फ्राइज़ जो कि मेरे कॉर्नफ्लोर लगा के अच्छे से रखा हुआ था इसको, और इसको अब हम इस तरह से यूँ सर्व करेंगे। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए भी एक ट्विस्ट होगा कि मैं इसमें ये बेचमेल सॉस ऐड कर रहा हूँ, वाइट सॉस, जो कि हम अल्फ्रेडो पास्ता में या फिर अल्फ्रेडो चिकन के अंदर भी अच्छा, ये जरा नाम आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली बता दें, क्योंकि अक्सर जो कॉमन लोग हैं जिनको शौक तो कुकिंग का होता है वो सही से नाम नहीं समझ पाते, फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है, मार्केट में जाके पूछते हैं जनाब वो एक इस नाम की एक सॉस है, समझ नहीं आया। ये तो हमने घर पे बनाया, बेचमेल सॉस तो बहुत कॉमन है। आप थोड़ा सा मक्खन शामिल कर लें, 1 चमचा जो है मैदा शामिल कर लें, उसको थोड़ा सौते करके उसमें आपने मिल्क शामिल करना है, थोड़ा सा क्रीम शामिल करना है, और फिर उसके बाद वो गाढ़ा हो जाता है और वो इस तरह से बन जाता है। वेरी नाइस। तो इसका नाम जो है वो बेचमेल सॉस है। ओके जी। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने जो है वो अभी पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो वो भी हम इसमें शामिल करें क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, थोड़ा सा सॉस ज़्यादा ही होता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इसकी ये भी इंतहाई चटपटा। ये शेफ जुबैर आज सोच रहे हैं कि इफ्तार में टका के प्यास लगे क्योंकि दोनों चीजें ऐसी हैं कि चटपटी हैं और इनसे प्यास लगे। रात तक तो टाइम होगा कि आप पानी पी सकती हैं, क्योंकि सहरी तो मेरे ख्याल से 4:30-5 बजे के टाइम जो है वो होती है। तो ये देखिए थोड़ा सा सॉसी होना चाहिए, पिज़्ज़ा फ्राइज बना रहे हैं और सॉसी ना हो तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च। ठीक है, चूँकि पिज़्ज़ा नॉर्मली हम खा रहे होते हैं तो उसकी एक जान है ये। उसी के साथ साथ जो है ये मेरे पास है ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, और बिल्कुल आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे, आप गैस करें हम क्या शामिल करने लगेंगे इसमें। इसके ऊपर आप चीज़ शामिल करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा जो है, बल्कि मैं इसको चमचे से यूँ इस तरह से ऊपर से ऑन टॉप जो है शामिल कर लूँगा। और इसी के साथ ओवन जो है फोर्टाइल का हमने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है, और इसको हम तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट रखना है, इतना रखना है कि ये मेल्ट हो जाए, और उसके बाद जो है आप इसको फिर ईज़िली खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर ये हल्का सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर रहा हूँ ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा सॉस या फिर पिज़्ज़ा या फिर हम पिज़्ज़ा के बहुत सारे आइटम्स खाते हैं, तो उसका ये मेन जूस है, ये है ऑरिगानो। तो ये मैं हाथ से पे ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहा हूँ, और अब ये जाएगा ओवन के अंदर। मेक श्योर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पहले से 20 मिनट प्री हीट करना है, देन उसके बाद आप इसको ओवन में डालेंगे। तो ये पिज़्ज़ा फ्राइज अब जा रहा है ओवन में इस तरह से, और जब निकलेगा तो फिर ये इतना मज़े का लुक दे रहा होगा कि आपका दिल चाहेगा कि फ़ौरन से आ जाए और हम इसको नोश फरमाएं। चले, थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ जी। बिल्कुल। और ये दोनों रेसिपीज हमारी ऑलमोस्ट अच्छा, आप ये देखिए कितना क्विकली रेडी हुई हैं दोनों रेसिपीज, हार्डली आई थिंक 15 मिनट में। हाँ, 10 से 15 मिनट में। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने आप जैसे विंग्स मैंने बनाया, कोरियन फ्राइड विंग्स है, तो इसी तरह से आप 10 दिन का एक प्लान कर लें कि आपने विंग्स, कबाब, कोफ्ते या इस तरह की बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आप उसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपने सडन चीज़ें निकाली, और अभी देखें मैंने कोटिंग करके सिंपल, और उसके बाद कोरियन फ्राइड चिकन कितनी आसानी से जो है वो तैयार कर दिया। अच्छा, कोई टिप भी देना आपके सर, रमज़ान में हमारी कोशिश होती है हमारा दस्तरखान बहुत खूबसूरत लगे, वैरायटी हो उस पर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं बना के? रोल, समोसे तो हम सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या मशवरा देंगे? इसके साथ फिर जैसे ये कनौर की सॉसेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने घर में अपना हैंडमेड बनाना है तो उसके लिए हरी चटनी है, आलू बुखारी की चटनी है, इमली की चटनी है, और उसके साथ साथ बारबेक्यू सॉस है जो कि लोगों को बहुत रॉकेट साइंस लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि फरमाइश करें तो आप YouTube पर हम लोगों की जो ये बोल के जायके की वीडियोस हैं उन पर जाके कमेंट करके आप कह सकते हैं कि जनाब ये चीज़ बनाना सिखाएं या जल्दी से बताएं इसकी रेसिपी क्या है, या आप चाहते हैं कि आलू बुखारे की चटनी कैसे बनाई जाए। आलू बुखारी चटनी बहुत आसान है, सिंपल। आपने जो है
200 ग्राम के करीब आलू बुखारा लिया आपने, थोड़ा सा उसको पानी के अंदर सोक कर लिया। उसी पानी के समेत आप पॉट में शामिल कर लें। उसमें आपने हाफ कप के करीब चीनी का शामिल किया। बहुत ही धीमी आंच पे आपने उसको पकाना है। उसी पकने के दरमियान आपने जो है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा शामिल कर लिया, कुटी हुई मिर्चें शामिल कर ली, नमक शामिल कर लिया और उसको धीमी आंच में पकने दें आप। और साथ साथ ये रेसिपी कार्ड भी जो है हमारा जो है वो दोबारा से आ गया है, तो मैं दोबारा से कोरियन फ्राइड चिकन विंग्स रिपीट कर देता हूँ कि विंग्स के लिए जो है हमने स्किन वाली विंग्स लिया था हाफ kg करीब। उसमें मैंने नमक शामिल किया, पेपरिका शामिल किया और साथ में जो है रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद ठंडा करके मैदा शामिल कर लें और देन इसको आप ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। दूसरी तरफ आपने सॉस बनाना है और सॉस के लिए जो है आप थोड़ा सा चिली गार्लिक केचप शामिल कर लें। मैंने हॉट सॉस शामिल किया था, डार्क सोया सॉस था, सिंपल सोया सॉस था, वो शामिल किया, सफ़ेद तिल था और साथ साथ थोड़ा सा अगर आपको स्वीटनेस और बढ़ानी है इसकी तो आप चीनी का शामिल कर लें। उसके बाद जो है ये कोरियन विंग्स जो है आपने सॉस में शामिल करना है और उसके बाद जो है इस तरह से बिल्कुल। और पिज़्ज़ा फ्राइज भी ऐसा मुश्किल नहीं है, वो भी नहीं, वो भी बहुत आसान है। आलूओं को जो मैंने पहले से ही वो बॉयल करके उसके बाद कॉर्नफ्लोर लगा के फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद हमने उसकी स्टफिंग की। अच्छा, कोशिश करेंगे जब आप इस तरह की बेकिंग आइटम बनाते हैं तो एल्युमिनियम के अंदर जो है वो आपने बेक करना है सही, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो बर्तन ज़ाया नहीं होंगे धोने नहीं पड़ेंगे और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हुए होते हैं तो मैं सडन घर से निकाल के अल्फ्रेडो पास्ता, मैक एंड चीज़ और साथ साथ लेज़ानिया या फिर ये जो हमने आज। अच्छा, ये चलिए नाज़रीन को बताएं कि आप ईद पे क्या हमें बनाना सिखा रहे हैं स्पेशल? ईद पे अभी से बता दें। ईद हम माशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं पूरे रमज़ान रोज़ा रख के और उसके बाद फिर तमाम गेस्ट वगैरह सारे लोग आते हैं तो फिर उसमें फिर प्रॉपर इंतजाम होता है। वैसे तो बिरयानी पुलाव हम लोग नॉर्मली खा रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ब्रिंग समथिंग न्यू। घर में क्या फरमाइश होती है आपसे ईद पे कि ये बनाएं भाई? अच्छा, मेरी मदर नहीं है और अब ऑफ कोर्स वो नहीं है तो कुकिंग मैंने इसी तरह सीखा है घर में बना के। वैसे तो अम्मी के साथ भी मैं लगा हुआ होता तो उसमें हम लोग कर रहे होते थे एक साथ। सही। लेकिन ये कि घर पे फरमाइश शीर खुरमा का होता है, बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। सही। चले जी, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। फ्राइज रेडी हो गए? बिल्कुल, ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। आई होप सो। जी बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। मैं इसको अब निकाल लूँ इस तरह से। एक और ग्लव्स ये रखिए इसके नीचे। लाइन मुझे ये दे दो। ये जी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। और ये देखिए पिज़्ज़ा फ्राइज साथ साथ कोरियन फ्राइड चिकन जो कि आसानी से हमने बना लिया। कैमरामैन दिखा दें, दोनों डिशेस माशाल्लाह से रेडी हैं और बहुत क्विकली रेडी हुई हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम बोल के जायके विद झटपट रेसिपीज़ होना चाहिए क्योंकि हम 15 से 20 मिनट में दोनों रेसिपीज़ रेडी कर लेते हैं और शेफ़ ज़ुबैर की माशाल्लाह ये महारत है जी। अब ये अच्छा मज़ीद आप डालना चाह रहे हैं डाल लें और मैं आपको यही मशवरा दूंगी जो कि डेली देती हूँ कि आप अगर घर में किचन में हैं और टीवी पे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ख़वातीन कोशिश करें, ये सब कुछ बन सकता है और जल्दी से बन सकता है। ट्राई करें, यकीनन आपके जो घर वाले हैं वो खुश होंगे और मर्द के कहते हैं ना कि दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है तो वो भी काफ़ी खुश होंगे। तो आप ये ट्राई करें, फिर हमें बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पर कि कैसा आपको लगा ये डिशेस बनाकर, ये रेसिपीज़ बनाकर। तो मुझे और शेफ़ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए, ये दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, हम ये नौश फरमाएंगे अफ्तार में। तो इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में नाजरीन आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर शहर बोल में आपको बताते चलें कि पीडीएम हुकूमत में महंगाई के मारे आवाम के लिए फलाही तंजीमों ने आसानी पैदा की है और इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि शहर शहर इस वक्त बहुत सी फलाही तंजीमें जो कि बहुत काम कर रही हैं। गरीब आवाम जो हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दस्तरखान लगाया जाता है। फैसलाबाद में भी फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से चौक, घंटा घर समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार दस्तरखान लगाए गए हैं और अफ्तार दस्तरखान की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल, जो एहतमाम किया जाता है और जिस तरीके से वहाँ पर अफ्तार हो रहा होता है ये बताने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे जी तनवीर। उनसे जानते हैं कि मुखैर हजरात यहाँ पर कितनी तैयारी की है और लोग क्या बता रहे हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, माह श्याम की मुबारक सातों के अंदर रोज़ादारों की अफ्तारी के लिए इस वक्त ये एहतमाम किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अदरीस अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर समोसे तले जा रहे हैं, पकौड़े, चिप्स,
इन तमाम अशिया का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये सारा इंतज़ाम है घंटा घर की जो अंजमन ताजरान है, जिसे शेख अब्दुल वहीद यहाँ से जिसकी सदारत करते हैं, उनके ज़ेरे इंतज़ाम जो है ये सारे मामलात यहाँ पर किए जा रहे हैं। और वो नादार मुसलमान जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते वो आकर बैठ जाते हैं उस दस्तरखान पर जो घंटा घर में लगाया जाता है और फिर वहाँ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुंतज़िम, क्या कहेंगे आप, किस जज्बे के तहत ये सब कुछ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह देता है तो हम करते हैं। ये मैं 20 साल से चला रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि लोगों के मैं रोज़े खिला रहा हूँ। और गरीब आदमी जितने भी हैं रोटी भी खाते हैं, समोसे पकौड़े भी खाते हैं, दूध सोडा भी पीते हैं, शरबत भी पीते हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग, मैं अपने आप पे अल्लाह की इतनी रहमत समझता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोग इस तरह दस्तरखान लगाएं, कोई भूखा नहीं सोएगा। जो हालात हैं इस मुल्क के, जो गुर्बत के हालात हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी आवाज़ उन अमीरों तक जानी चाहिए जो कर सकते हैं वो करें, जो कर सकते हैं वो करें। वो अहबाब जो मुखय्यर हैं, जिस तरह से घंटा घर के अतराफ़ में 1000 के करीब अफराद जो हैं इस अफ्तारी में शामिल होते हैं और जो है वो रिस्क जो है वो उस वक्त पे दस्तरखान पे मौजूद अशिया जिनमें समोसे पकौड़े और शरबत होते हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि तमाम मुखय्यर अफराद को मैदान में आना चाहिए और मौजूदा हालात के अंदर जो अहले इस्लाम है उनके रोज़े की अफ्तारी के लिए जो हो सकता है वो किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मुसलमानों का और पाकिस्तानियों की बात की जाए, पाकिस्तानियों का दिल भी बहुत बड़ा है, ख़ास तौर पर आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें जो हमारे गरीब अफराद हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। जी तनवीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से? पता है कामरान, कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर मुहर्रम हो, रमज़ान हो, इन ख़ास महीनों में जब लोग खुले दिल के साथ बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में ये मुखय्यर हजरात जो भी कार्य खैर कर रहे हैं इसका अजर अल्लाह ताला उनको देगा इंशाअल्लाह। और बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। ये रौनक है रमज़ान की, जो हम सड़कों पर भी देखते हैं। घरों में तो दस्तरखान लगता ही है, लेकिन सड़कों पर जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है और आज हम अपने जो पहला हमारा अशरा है रहमत का अशरा, उसका अख्ताम हो रहा है। कल से दूसरे अशरे का आगाज़ होगा और आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख है और आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। बिल्कुल। और आज ही के दिन आपकी वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए। हम हज़रत बीबी खतीजा की अहमियत और उनकी फ़जीलत पर जितनी भी गुफ्तगू कर लें वो कम है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे वाक़यात पड़े हैं जिनको पढ़कर आप बहुत रंजीदा भी हो जाते हैं। हज़रत खतीजा का विसाल जिस वजह से हुआ वो वजह भी बहुत सबक आमोज़ है। आज ही के दिन की मुनासिबत से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फजल सुभान। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, हज़रत खतीजातुल कुबरा की जो शख्सियत है, उनका किरदार है, सबसे पहले तो चाहूँगा मैं उस पर आप रोशनी डालें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मैं जितना मैंने पढ़ा है, मैं इतनी मुतासिर हूँ मुफ्ती साहब उनके किरदार से कि मेरा ख्याल है कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे आज भी कुछ दही इलाके हैं जिनमें कहा जाता है कि ख़वातीन को बस घर तक महदूद रखा जाए, लेकिन ये वो खातून हैं जिनके किरदार से हमें ये पता चला कि उस दौर में भी ख़वातीन को घर तक महदूद नहीं रखा जाता था, बल्कि उनको इजाज़त थी, वो पसंद की शादी कर सकती थी। उन्होंने कारोबार किया और अपने वालिद की वफ़ात के बाद उस छोटे कारोबार को वसी पैमाने पर तिजारत में उन्होंने तब्दील किया और वो रोल मॉडल हैं हम ख़वातीन के लिए। और हर कोई आज की सोसाइटी में भी चाहता है कि उन जैसा किरदार हो या वो मकाम हासिल करे जिस तरह का उनका था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ियाम इस्लाम की ऐनी शाहिद, बिल्कुल अव्वलीन हामी रिसालत, बेशक वालदा बुतूल ज़ौजा रसूल फ़ातिमा रुक़ैया ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। हज़रत सय्यदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा रफ़ीक़ हयात थी। आपकी विलादत आमुल फ़ील से 15 साल कबल हुई और सफ़र शाम के 2 महीने 25 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़्द ज़ौजियत में आई। आपको 2 दफ़ा अल्लाह की तरफ से सलाम आया। एक जब गारे हिरा में वो खाना लेकर जा रही थी तो जिब्राइल अमीन आए और फरमाया वो खदीजा सालन लेकर आ रही है, आप इनको अल्लाह का सलाम कहिएगा।
और दूसरे मौके पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थी। जिब्राइल अमीन ने आकर कहा अल्लाह भी सलाम कहते हैं और जिब्राइल भी सलाम कहता है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अल्लाह तो खुद सलाम है और जिब्राइल अमीन और आपको मेरा वालेकुमुस्सलाम हो। वो बहुत ज़्यादा सखावत करने वाली थी। जैसे आपने इशारा किया कि उन्होंने अपना कारोबार किया, बिजनेस किया, उसी तिजारत के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था। और आपके मामलात और किरदार की शफाफियत से वो इतनी मुतासिर हुई कि खुद उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने उनको निकाह के पैगाम भेजे थे, लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। तो एक नुक्ता ये बताता चलूं कि ख़वातीन बिल्कुल घर से बाहर जा सकती है, लेकिन इस्लाम का जो वो क्राइटेरिया है, जो शरीयत की वो पाबंदियाँ है कि वो पर्दे में जाए और वो अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, और वो ज़रूरत के मौके पर जहाँ भी जाती हैं तो अपनी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो चादर अस्मत है, इफ़्फ़त है, पाकदामनी है, उसका लिहाज भी लक़ब उनका ताहिरा था, पाकीज़ा उनका उस वक्त भी लक़ब है जब पर्दे का हुक्म भी नहीं आया था। उस वक्त भी वो मशहूर थी और वो लोगों के साथ काम कर रही थी और अपना जो लक़ब था लोग उनको उससे याद करते थे। तो मैं जो हमारी आज की ख़वातीन हैं उनके हवाले से भी बात करना चाहूँगा। उनकी ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जिनको आज की ख़वातीन को अपनाने की अशद ज़रूरत है? सबसे बड़ी खुसूसियत उनके अंदर वफ़ा थी। यानी आका से कैसी वफ़ा निभाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मुझे खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं मिली। क्यों? कि वो मुझ पर उस वक़्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया, उस वक़्त मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे जुटला रहे थे, उस वक़्त मुझ पर माल खर्च किया जब कोई करीब आने को तैयार न था, और मेरी सारी औलादे हज़रत खदीजा के बतन से हुई। आप शाब अबी तालिब की मुशक्क़तों को याद रखें, आप गारे हिरा में उस कमज़ोर औरत का तपती हुई धूप में जाना और खाना देना, आप उसको याद रखें। सारे मुशरिकीन जब हिसार करते हैं, शायर सायर काहिन और मजनून के ताने देते हैं, उस वक़्त पर अज़्म इस्तिक़लाल की पेकर बनकर खड़ी होने वाली पहली खातून थी। ये पहली खातून थी जिसने नबी को दिलासा भी दिया, तसल्ली भी दी, और क्या कहा, इन्नका लतसिलुर रहम, आप तो सिला रहमी करते हैं, तहमिलुल कल, आप तो बोझ उठाते हैं, तक़री ज़ईफ़, आप मेहमानों को खिलाते हैं, तुईन वाला नवाइबिल हक़ की, आप लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो नबूवत को पहली तसल्ली अगर मिली है वो एक खातून खदीजतुल कुबरा की ज़बान से मिली। वो ऐसी हस्तियां हैं कि हम तो उनके पाँव की धूल के भी बराबर नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बात की कि हर औरत की ख्वाहिश होगी कि वो मकाम उसको भी मिले, यानी कि उनसे उनके शौहर राजी थे, अगर कारोबार किया तो उसमें माशाल्लाह उन्होंने इतनी तरक्की की कि उनको जाना जाता है एक मशहूर मतलब ताजिर के तौर पर कि वो इतनी ज़बरदस्त कामयाब बिजनेस विमेन थी। इसके अलावा इज्जत कमाने की बात की जाए, ताहिरा की बात की कि उनको इज्जत के साथ अपना कारोबार जारी रखा, और जो कुछ वो कर सकती थी अपने शौहर की हिमायत में और इस्लाम की हिमायत की मदद के लिए वो जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। लेकिन आज की औरत उसमें वो बर्दाश्त नहीं है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। वफा की वो पैकर थी। अगर बात की जाए किरदार की तो मुफ्ती साहब की हम में क्यों ये बर्दाश्त का जो अंसर है वो कम होता जा रहा है सोसाइटी में? आप देखें, हम अक्सर सुनते हैं मर्द हज़रात कहते हैं इसने कभी खुश नहीं होना। वैसे तो मैं भी खातून हूँ लेकिन मैं अक्सर ये सुनती हूँ, ऐसा क्यों है? असल में ये जो सिविक्स और इमरानियात के माहिरीन हैं उन्होंने रिसर्च की कि सबसे ज़्यादा जो झगड़े हो रहे हैं वो टॉलरेंस लेवल 0 हो चुका है, अदम बर्दाश्त है। तो ये जो अदम बर्दाश्त है तो इसको हम सब ने अपनी ज़िंदगियों से निकालना होगा। खुसूसन ख़वातीन जो हैं अगर कभी उनको रूखी सूखी भी खानी पड़े तो वो बर्दाश्त कर ले। कभी अगर उनके शोहर की जॉब का मसला हो गया, कोई इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में वो आ गए, तो अगर वो इन पाकीज़ा किरदारों को रोल मॉडल के तौर पर अपना आइडियल बनाकर पढ़ते नहीं है, क्या हम इनसे दूर, वजह क्या है? असल बात ये कि हम इनकी सीरत को पढ़ते नहीं। हमने रस्मी तौर पे एक दिन जैसे 10 रमज़ान को उनके विसाल का दिन है, 2-4 बातें कहकर बात ख़त्म करके वाइंड अप कर देनी है। हम उनकी सीरत को पढ़े और रेगुलरली पढ़े और उनके एक एक वाक़े से हम सबक हासिल करें और अमल हासिल करें। आप ये देखें, इसी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आई, कहत साली थी कि जी फाक़े हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो सिर्फ
एक को 40 बकरियां और 1 ऊंट दे दिया। बिल्कुल। क्यों कि जब खवातीन में सखावत आएगी, आज सबसे बड़ा मसला सखावत भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है, सब्र भी नहीं है, और उसकी वजह हसद भी है। बहुत बड़ी वजह आपने बता दी कि हम सीरत को पढ़ते नहीं है या अमल की नहीं, और अमल करने के बाद अब देखिए मुझे वाकया भी याद आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद भी जब जानवर ज़बह करते तो उनके प्यार में उनकी सहेलियों को गोश्त भिजवा रहे हैं, और उनकी विसाल के बाद भी उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी इज्जत तकरीम का बाकायदा लिहाज कर रहे हैं, हमेशा से उनका लिहाज भी करते रहे। तो हमें यह भी सबक मिलता है कि अगर आप ख़वातीन जो हैं इस वक्त जो सुन रही हैं हमें, उनके लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप किसी के साथ वफा करेंगे तो मर्द भी है वो भी। एक आम मसला जो आजकल मुआशरे में वायरल है, कहते जी कि बीवी के ऊपर अपने सास और ससुर की खिदमत लाजिम नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू फतवा वो एक अलग मसला है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनके इंतकाल के बाद भी उनकी सहेलियों को तलाश कर करके हदाया भिजवाया करते थे। और दूसरी तरफ बीवी ने क्या किया कि सिर्फ शोहर नहीं, उनका पूरा खानदान बल्कि उनके कंपेनियन और सहाबा उनके लिए भूख प्यास और फाके बर्दाश्त किए। तो ये जो सिलारेमी होती है, ये जो सिलमन कता, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसको माफ करो, अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। आज मुआशरे में ये बातें फैलाने की और वायरल करने की जरूरत है। तो हमारा मुआशरा टिकटॉक पे उल्टी सीधी वीडियोस को वायरल किया जाए, इन बातों को वायरल किया जाए ताकि इससे कुछ हमें सीखने को मिले, सबक है हमारे लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हम लोग अक्सर ये किस्सा, ये वाक़या पढ़ते हैं अपनी इस्लामियात की बुक्स में, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हुजूर पाक पर पहली वही नाजिल हुई तो वो एक ऐसा कैफियत थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे जाकर इसको शेयर करें या बताएं या उसका हल, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने हज़रत खतीजा से जाकर ये बात की और उन्होंने उनको समझाया, दिलासा दिया और बोला यकीनन कोई मुक़द्दस इसमें मकसद है, ये तजर्बा कोई आम सी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब, ये जो वफा की वो पैकर थी या हर अच्छे बुरे हालात में उन्होंने साथ दिया, आपने हमसे ज़्यादा पढ़ा है, इसके अलावा कोई ऐसा किस्सा या वाक़या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुतासर कुन था वो शेयर कीजिए। देखिए एक बात तो बहुत अच्छी आपने ये की कि कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हो। बदन के सबसे ज़्यादा करीब जो चीज़ होती है वो लिबास। तो आदमी एक दूसरे के मिजाज को समझे। आका ने देखे सबसे पहले ये इतना अहम इशू किससे शेयर किया, अपनी ज़ोजा हयात से। और फिर दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं आप आहिस्तगी से उठते हैं, आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हैं कि इनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट, इसको हमने बढ़ाना है और बिल्डअप करना है। दूसरा, जहाँ तक आपने वाक़ये की बात की तो ये खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने आका को तसल्ली भी दी, इनके बारे में आता है कि जब इनके पास कोई भी मांगने वाला आता तो वो इनके दर से खाली न जाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा मुश्किल वक्त में इन्होंने सहारा दिया, तसल्ली दी। और जब ये वही का वाक़या आया तो अपने चचेरे चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई कि आप ज़रा इनकी बात सुने, इनकी काउंसलिंग करें, इनका मसला क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें अजबर थी और जहन में मुस्ताज़र थी, इसीलिए आपने भी आखिर तक वफा का हक अदा किया। तो हम भी चाहते हैं कि बस दीनी तालीमात मियाँ बीवी में होगी, सीरत का मुताला होगा, सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजले सुभान साहब, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला तमाम खवातीन जो हैं उनका किरदार भी है, उनकी किरदार को भी अच्छा करे और उनको हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को अपनाने की तौफीक भी अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे मोहम्मद कामरान और सैरिश को दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। लाने के बाद तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।